सबके आ गई ना? चलो, पहला क्वेश्चन है, आगत वर्ण का उपयोग किस भाषा के शब्दों में होता है? ये वाला, ये आगत वर्ण है, इसका प्रयोग होता है अंग्रेजी भाषा के शब्दों में। ठीक है, जैसे आप लिखते हो क्या, तो ये वाला आ कहाँ, अधिकतर जहां भी, समझ गया ना, आपके जहां भी अंग्रेजी में ये शब्द, ये वर्ण जहां पर भी प्रयोग होता है, अधिकतर कहाँ होता है? अंग्रेजी के वर्णों में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य है? मूर्धन्य में वैसे कौन से आते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मूर्धा यानी कि जीभ उल्टी होकर के मसूड़ों के ठीक ऊपर वाले भाग में लगे। समझ गया ना? तो इनका उच्चारण करो, श, ल, ध और झ। तो इसमें से कौन सी? श, श बोलते हैं ना, क्या है ये? मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्रायः बालाघात भी कहा जाता है? बालाघात मतलब ऐसा वाक्य में ऐसा शब्द जिसको किसी आपके विशेष प्रयोजन के लिए, बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे शब्द में लगने वाला बालाघात कहते हैं। बालाघात एक्चुअल में निपात ही होता है। क्या होता है? निपात होता है बालाघात। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? यजमान, मध्याह्न, प्रशंसा, अभीष्ट। सही है, सही है। ये क्या लिखा है? मध्याह्न। क्या लिखा है? मध्याह्न। होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगली क्वेश्चन है, निराला की बादल राग नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? निराला की जो बादल राग कविता है, जो सिलेबस में है आपके, वो है उनके कविता संग्रह अनामिका से। किससे लिया गया है? अनामिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चक्रव्यूह काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? चक्रव्यूह किसका है? कुंवर नारायण का। किसका है? कुंवर नारायण का। राजस्थान की रजत बूंदें किसकी रचना है? राजस्थान की रजत बूंदें आपका आपके सिलेबस में है, और यह है आपका अनुपम मिश्र का। किसकी है राजस्थान की रजत बूंदें? अनुपम मिश्र। ये तो पाठ ही है पूरा। ठीक है, अगला है, कौन सा एक प्रेमचंद का उपन्यास है? ये सारी रचनाएं तो हैं, परंतु इनमें से उपन्यास एक ही है, और वो है सेवा सदन। सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है, बाकी नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, मानसरोवर, ये प्रेमचंद की कहानियां हैं, ना कि उपन्यास। गलता लोहा कहानी के रचयिता हैं। गलता लोहा शेखर जोशी का। एक्चुअल में ये अल्मोड़ा से ही थे, और अल्मोड़ा के विषय में ही इन्होंने इस कहानी को लिखा हुआ है। ये भी आपके किसमें है? सिलेबस में ही ये कहानी है। अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि होगी? तो ये संधि बनी है अति धन किससे? उक्ति से। पहले पद का अंत हुआ छोटी ई में, और बड़े अगले का आरंभ हुआ ऊ में, तो ये क्या बनेगा? यू। क्या बनेगा? और तो की जगह ही रहेगा। तो से क्योंकि मात्रा हट गई, तो क्या हो जाएगा? आधा हलंत युक्त रह जाएगा, और ई और उसे क्या बन गए हैं? यू। बाकी आगे का वही रहता है। संधि में हमेशा ही याद रखना। समझ गया ना? पहले पद का अंत ई, उ या री में हो, दूसरे के बाद कोई अन्य स्वर आए। ई का क्या? ई का य, उ का व, और री का रौ बन जाता है। किसमें? यण संधि में। तो इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक है, अब तो तुम्हें संधि वैसे ही आ गई होगी भाई, हर दिन। ये कितना, कौन सा सेट है? 59वां सेट है। इप्सित का विलोमार्थक शब्द होगा। इप्सित मतलब जिसकी इच्छा की गई हो। क्या होगा? अनिप्सित, जिसकी इच्छा न की गई हो। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? आकाश शून्य सही है, कमल ताम्रस सही है, यमुना जाह्नवी गलत है। जाह्नवी नहीं होता, जाह्नवी तो गंगा का है, ना कि यमुना का। ठीक है, तो इसका सही आंसर
ये होगा कामदेव, मनोभव, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर प्रसू क्या कहलाएगी? वीर प्रसू। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ है, मतलब अयोग्य व्यक्ति के हाथों में अच्छी वस्तु आ जाना क्या कहलाता है? मतलब जच नहीं रहा है, कहने का मतलब है कि इस पर ये चीज क्या हो रही है, ठीक नहीं लग रही है। कभी बोलते हैं चमेली के सर पर, सॉरी, छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल, तो इसका अर्थ होगा बी। क्या होगा? बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अलमारी किसी वस्तु का नाम क्या होता है? जातिवाचक होता है। धोती, धोती भी क्या है? कोई भी आपके शरीर में पहनने वाले वस्त्र की बात आएगी तो वो हमेशा जातिवाचक होगा। भाई, किसी भी रिश्ते का नाम क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ये क्या है? दिन का नाम, किसी दिन का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे आज मंगलवार है तो एक दिन का नाम है मंगलवार, इसीलिए ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गया ना? क्या होगा? व्यक्तिवाचक। तो ये जातिवाचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या आप खाना खाएंगे? रेखांकित पद होगा। क्या है रेखांकित पद? आप पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा? जिससे आप पूछ रहे हैं वो क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा ना। आप, यहां पर यह होता क्या आप अपने आप खाना खाएंगे तो उसके निजत्व के लिए वो प्रयोग होता, तो आप क्या निजवाचक भी हो सकता है और आप पुरुषवाचक भी। जब आपका प्रयोग किसमें होता है? तू, तुम, आपके लिए होता है तो पुरुषवाचक होता है। जब किसी की निजता बताने के लिए आपने कहा मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तब आप क्या होगा? निजवाचक। वह अपना काम अपने आप कर लेगा, तब क्या होगा? निजवाचक। समझ गया ना? डिपेंड करता है कि इस आपका प्रयोग कैसे किया गया है। जैसे वह का प्रयोग होता है, समझ गया ना? आपका प्रयोग भी दो जगह पर हो सकता है। वह का अनिश्चित वाचक में भी होता है और अन्य पुरुष सर्वनाम में भी होता है। वैसे ही आपका प्रयोग निजवाचक, परिस्थिति यह है कि आप शब्द किसी के निजता का बोध कराए तो क्या होगा? निजवाचक। और आप शब्द किसी व्यक्ति को बताए, किसी व्यक्ति को श्रोता की जगह वक्ता के लिए, आप कह रहे हो ना किसी से कि क्या आप वक्ता हो, प्रथम पुरुष तो आप ही हो ना, उत्तम पुरुष, और आपने उससे कहा आप खाना खाओगे, तो आप बात कर रहे हो ना, दो लोग, आप खाना खाओगे, जिससे पूछ रहे हो वो श्रोता है या नहीं है? श्रोता क्या होता है? मध्यम पुरुष। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला, कौन से नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं? वृक्षों के नाम तो पुल्लिंगी होते हैं, कोई भी वृक्ष हो, आम हो, बरगद हो, किसी भी चीज का। पर्वतों के नाम क्या होते हैं? हिमालय। पर्वत चोटी के नाम कभी कई बार क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। पर्वतों के नाम नहीं होते स्त्रीलिंग। समझ गया ना? नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। समझ गया ना? जैसे आपके जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है उसमें 12 राशि हैं तो 27 क्या हैं? नक्षत्र भी तो है। अलग अलग नक्षत्र जो मतलब सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी के अलग अलग तारों के जो समूह बनते हुए दिखाई देते हैं, उन तारों के समूह में जो आकृतियां बनती हैं उनमें नक्षत्र भी होते हैं और राशियां भी होती हैं। ठीक है? तो इसमें नक्षत्रों के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्री। ठीक है? देशों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। श्रीलंका क्या है? अपवाद है। वाक्य में जिस शब्द में से क्रिया के संबंध का बोध होता है वह होता है। जिस शब्द के से क्रिया का बोध होता है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, मतलब जो शब्द क्रिया के साथ संबंध जोड़े। समझ गया ना? क्रिया के साथ संबंध कौन जोड़ रहा है? लिखना है ना क्रिया। क्रिया के साथ संबंध कौन जोड़ रहा है? पेन। पेन के साथ क्या लगा है? से। तो क्या होगा? करण कारक। संबंध में नहीं होगा। संबंध बोधक में क्रिया थोड़ी होती है। समझ गया ना? आपने कहा रमेश मोहन का भाई है,
कहाँ है क्रिया बताओ? अगर किसी ने संबंध बोधक लिख दिया है तो संबंध बोधक में तो क्रिया है ही नहीं, क्या है क्रिया? नहीं है ना। यहां ये क्या है, रमेश भी संज्ञा और मोहन भी संज्ञा, समझ गया ना। और ये जो रिश्ता भाई का है, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? का। समझ गया ना। तो कहने का मतलब है संज्ञा के साथ संज्ञा का या संज्ञा के साथ सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाला क्या होगा? संबंध बोधक। ऐसा शब्द जो क्या क्रिया के साथ संबंध जोड़ेगा वो हमेशा क्या होगा? करण का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? ठीक है। एक्चुअल में इसमें तो कर्म है ही नहीं, अकर्मक है। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। ममता ने, ममता करता, कुत्ता यहां क्या है? माध्यम है कर्म करने, काम करने का। तो क्या हुआ? कर्म। खिलाना क्या हुई? क्रिया। तो रोटी भी क्या है? माध्यम है। ये भी क्या है? कर्म। तो इसमें इस क्रिया के साथ कितने कर्म आए? 2 कर्म। तो द्विकर्मक क्रिया किसमें है? बी में। अब ये क्या है? मीरा जोर से हंसी। अकर्मक है, कर्म ही नहीं है, एक भी नहीं है, 2 तो छोड़ दो। द्विकर्मक मतलब जहां क्रिया के साथ 2 कर्म आए। समझ गया ना। यहां तो क्या, एक भी कर्म नहीं है। मुझे क्रिकेट खेलना है, यहां एक कर्म है। देखो, खेलना क्रिया, मुझे करता, क्रिकेट कर्म। ठीक है। द्विकर्मक केवल ये है। अगला क्वेश्चन है, आती थे में प्रत्यय होगा। वैसे आतिथेय किससे बना है? अतिथि। किससे बना है? अतिथि। समझ गया ना। जब हम आतिथेय बनाते हैं तो जो थ है उसमें अगर हम एक ही मात्रा लगा दें तो ई की मात्रा हट जाएगी। तो लगा क्या है बताओ? ए यो। क्या लगा है? तो इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है। चलो मिलान करो फटाफट।